अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो माय नेम इज़ मोहम्मद बुरहान खालिद एंड आई एम इनेबलर्स विचो असिस्टेंट। और आज की इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि हम अमेज़ॉन के कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल को समझ सकें कि आया इस बिज़नेस मॉडल में कौन कौन सी रैंकिंग और लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज़ इन्वॉल्व हैं, और इसके अलावा हम ये देख सकें कि आया इस बिज़नेस मॉडल को लॉन्च और रैंक करने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं और मुख्तलिफ़ मार्केट प्लेसेस में इस बिज़नेस मॉडल को लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक के बाकायदा आगाज़ की तरफ। तो अब हम ये समझते हैं कि अमेज़ॉन का प्राइवेट लेबल मॉडल है क्या। अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल मॉडल में हम अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, अपने ब्रांड को सेल करते हैं, लेकिन जो आइटम्स हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे होते हैं उसको मैन्युफैक्चर कोई और कर रहा होता है। तो आपकी कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है? आपकी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप इस तमाम प्रोसेस को कितने बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं अच्छी कारकर्दगी के साथ। यहाँ पर अक्सर क्लाइंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि जो अमेज़ॉन का कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दरकार है। तो देखें, किसी भी बिज़नेस मॉडल को लॉन्च करने के लिए उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हमारा ये मकसद होता है कि हम आपको मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ से गुजारें जिसके ज़रिए आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो सके और आपके बिज़नेस मॉडल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। देखें, अब हम इस बिज़नेस मॉडल की मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोडक्ट रिसर्च। इट इज़ द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन स्ट्रेटजी। इसमें हम मार्केट के करंट ट्रेंड्स देखते हैं और ये देखते हैं कि आया कौन से ऐसे जो हैं विनिंग आइटम्स हैं जिनका हम इंतखाब करें जो हमें ज़्यादा सेल दे सकें। तो इस पूरे प्रोसेस के पीछे आइडिया क्या है? इस पूरे प्रोसेस के पीछे आइडिया ये है कि हम किसी ऐसी जगह से प्रोडक्ट को सोर्स करें, आइटम्स को सोर्स करें जो कि हम ज़्यादातर चाइना से सोर्स करते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को सोर्स करने के बाद अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाकर एक प्रॉफिट मार्जिन के साथ उस प्रोडक्ट को, उन आइटम्स को हम सेल कर सकें। तो देखें, आफ्टर फाइंडिंग अ प्रोडक्ट आइडिया, हमने उस आइडिया को वैलिडेट भी करना है। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि अमेज़ॉन पर इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप इसको सेल करना शुरू कर दें, ठीक है। हमने क्या काम करना है, प्रोडक्ट आइडिया फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको वैलिडेट भी करना है। और आइडिया वैलिडेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नंबर 1 पर हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज़। रिव्यूज़ ब्रांड्स के सोशल प्रूफ होते हैं। अगर ब्रांड्स के रिव्यूज़ कम हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम उनके साथ इजीली compete कर सकते हैं। और अगर ब्रांड्स के रिव्यूज़ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाएगा उन ब्रांड के साथ compete करना। हमें ज़्यादा ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। फिर हमारे पास आता है दूसरा एलिमेंट सर्च वॉल्यूम का। सर्च वॉल्यूम एक्चुअली हमें डिमांड बताता है प्रोडक्ट की, ठीक है। जितना ज़्यादा किसी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम होगा वहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बायर्स ज़्यादा हैं इस प्रोडक्ट के, तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट की सेल्स भी ज़्यादा होंगी। तीसरा एलिमेंट जो इसमें आता है वो है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस अगर किसी प्रोडक्ट की कम होगी, ये बात आपने समझनी है कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम है तो उस हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा प्रॉफिट को जनरेट करना, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जाएंगे तो
तो हमारे लिए जो है प्रॉफिट जनरेट करना ज़्यादा आसान होता जाएगा। फोर्थ नंबर पर जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है रेवेन्यूज़। देखिए, हमारा अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये होता है कि हमने फर्स्ट पेज पे जाकर ब्रांड्स को टारगेट करना है, उनके साथ जो है compete करना है। तो हम फर्स्ट पेज पे ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो ब्रांड जो हमारे कंपटीटर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ताकि अगर हम इनके साथ compete करें तो क्या हम भी जो है उनके रेवेन्यू में से, उनकी सेल में से कोई चंक उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ठीक है। फिर हमने ये भी देखना होता है कि अमेज़ॉन एज अ सेलर तो नहीं बैठा वहाँ पर, क्योंकि अगर अमेज़ॉन ख़ुद एज अ सेलर बैठा होगा किसी लिस्टिंग पर या किसी फर्स्ट पेज पे अमेज़ॉन की डोमिनेंस होगी, तो इसका मतलब हमारे लिए जो है अमेज़ॉन के साथ compete करना इतना आसान काम नहीं है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट पेज पे या टॉप 10 में अक्सर हम देखते होते हैं कि जो है ब्रांड डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, एक ब्रांड है या दो ब्रांड हैं या तीन ब्रांड ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा सेल्स उठा रहे हैं, जिनके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादा सेल उठा रहे हैं, तो हमारे लिए उनके साथ compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो हम ब्रांड डोमिनेंस को अवॉइड करते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जो ट्रेंडी हों, जिसकी ख़ास वक्त में बहुत ज़्यादा सेल्स आई हों, ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है सेल्स कम होना शुरू हो गई हों। सीजनल प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं। चूँकि हम कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट पूरा साल जो है सेल करते रहें। हम जो है लो वेट लेस डायमेंशन वाली प्रोडक्ट को जो है प्रेफर करते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, जितना प्रोडक्ट की डायमेंशंस कम होंगी, उसका वज़न कम होगा, तो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को रखने के लिए हमें स्टोरेज फ़ीस कम देनी पड़ेगी, और जो हमने शिपमेंट करनी है चाइना टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, ठीक है ना, शिपमेंट जो है जो शिपमेंट कॉस्ट है वो भी कम पड़ जाएगी। फिर हम प्रोडक्ट रेटिंग देखते हैं। ज़्यादातर हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारे ब्रांड्स हैं उनकी जो प्रोडक्ट रेटिंग है वो 4.2 से अबव हो। ठीक है, 4.2 रेटिंग से अबव होने का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है ना, कस्टमर उस प्रोडक्ट के से खुश हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी है। फिर इसके अलावा हम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी देखते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स में हम ये देखते हैं कि हम जिन कंपेटिटर्स के साथ compete करना चाह रहे हैं, अगर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब हमारे कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारे कंपेटिटर्स कम है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हैं, तो इसका मतलब हम जो है ईज़िली जो है रैंक कर सकते हैं। ठीक है, हमें कम एडवर्टाइजमेंट के साथ, कम ब्रीडिंग के साथ जो है हमारे लिए रैंक होना आसान हो जाएगा। फिर हम वैल्यू एडिशन भी का पॉइंट भी जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। देखें, फ़र्ज़ कर लिया मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए मेरी मेन प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि $15 की है। उसके साथ मैं एक और छोटी सी जो है प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है उसकी सोर्सिंग प्राइस जो है $1 से भी कम हो। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन से क्या होता है, प्रोडक्ट ए के साथ एक छोटी सी बी प्रोडक्ट डालने से क्या होगा, इससे कस्टमर पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि जहाँ पे वो एक प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, उसके साथ इसको एक छोटी प्रोडक्ट मुफ्त में मिल रही है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो क्या है, कंपैरेटर एनालिसिस। हमने प्रोडक्ट सर्च कर ली, हमने ये पता लगा लिया कि मैंने अमेज़ॉन पर जाकर फ़लाँ प्रोडक्ट को जाके सेल करना है। अब आपने उसी प्रोडक्ट के फर्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है, और वहाँ जाकर आपने कंपैरेटर एनालिसिस करना है। वहाँ पर हम मोस्टली पहले टॉप 10 कंपैरेटर्स को जो है देख रहे होते हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि आया कौन सा ऐसा कंपैरेटर है जिसके रिव्यूज़ तो कम हैं लेकिन वो रेवेन्यूज़ ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो कंपैरेटर एनालिसिस का मकसद क्या होता है? कंपैरेटर एनालिसिस का मकसद ये होता है कि हम एक ऐसा कंपैरेटर ढूंढ सकें जिसके रिव्यूज़ कम हैं, रेवेन्यू ज़्यादा है, ताकि अगर हम उस कंपैरेटर को टारगेट करें तो हम उसकी सेल में से कुछ चंक ले सकें और हम भी जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है,
पेटेंट चेकिंग। हम एक पेटेंट चेकर हायर करते हैं जो कि हमारी उस प्रोडक्ट जो कि हमने सेलेक्ट की है उसके डिज़ाइन का पेटेंट चेक करता है। अब अगर हमारे पास हमारी प्रोडक्ट का कोई पेटेंट इशू नहीं आता तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। हम मोस्टली अलीबाबा की तरफ जाकर प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, उनके रिप्यूटेबल सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और एक अच्छी प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट को सोर्स करने की कोशिश करते हैं। अब सोर्सिंग करते वक्त जो आपने पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं वो पॉइंट्स ये हैं कि जो सप्लायर आपने सेलेक्ट करना है अलीबाबा से, उसके पास अलीबाबा की ट्रेड एश्योरेंस हो, वो अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर हो, ठीक है, उसकी मेंबरशिप 3 साल से ज़्यादा की हो। फिर जो है हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो है हमें उसकी जो स्टार रेटिंग है वो 4.3 से ज़्यादा की हो, उसका रिस्पॉन्स टाइम 80% से ज़्यादा हो, वो हमें डीडीबी टर्म्स और एफओबी टर्म्स पर कोटेशंस प्रोवाइड कर सके। डीडीबी का क्या मतलब है? डिलीवरी ड्यूटी पेड। मतलब वो सप्लायर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी करे या करवाए और उसे शिप भी करवाए अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक। एफओबी टर्म्स क्या होती हैं? फ्री ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि हम सप्लायर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट अपने पास रख लेता है। फिर हम क्या काम करते हैं, हम एक फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को सप्लायर के पॉइंट से उठाकर, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट्स को सप्लायर के पॉइंट से उठाकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक शिप करवा सके। फिर इसमें आपने जो पॉइंट ज़हन में रखना है वो क्या है? एमओक्यूज़ जो है वो मिनिमम से मिनिमम हमें प्रोवाइड कर सके ताकि हम कम से कम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पर प्रोडक्ट को सप्लायर से उठा सकें। फिर जो हमारे पास अगला पॉइंट आता है वो ये है कि सप्लायर हमें कस्टमाइज पैकेजिंग और लोगो की ऑप्शन दे कि हम अपनी प्रोडक्ट्स पर अपनी मर्ज़ी की पैकेजिंग और जो है लोगो जो है लगा सकें अपने ब्रांड का, ठीक है। उसके बाद जो है हमें ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि अगर हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेशंस की हमें ज़रूरत है या हम किसी ऐसी कैटेगरी में जा रहे हैं जहाँ पर सर्टिफिकेशन की जो है हमें ज़रूरत है, तो वो सप्लायर हमें वो सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करें। तो अब क्या होता है, अब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन करते हैं। हम अपने सप्लायर से पर आइटम कॉस्ट भी ले लेते हैं, शिपिंग कॉस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम एफओबी कर रहे हैं तो फ्रेट फॉरवर्डर से जो है हम क्या करेंगे, शिपिंग कॉस्ट ले लेंगे। इसके अलावा एफबीए फ़ीस को इंक्लूड करके हम अपनी जो है प्रोडक्ट का पर आइटम का जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मली हमारी ये कोशिश होती है कि हम 30 से 40% तक का जो है प्रॉफिट मार्जिन रख सकें, ठीक है। चूँकि जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है, उसको फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना होता है, तो रैंकिंग स्ट्रेटजीज़ में जो है हमारी काफ़ी सारी जो है अमाउंट यूज़ हो जाती है। तो अगर एडवर्टाइजिंग में हमारी काफ़ी सारी अमाउंट सर्फ हो जाएगी तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि अगर हम 35% भी जो है प्रॉफिट मार्जिन सप्लायर से ले रहे हैं तो आफ्टर एडवर्टाइजिंग, आफ्टर अडॉप्टिंग द रैंकिंग स्ट्रेटजीज़, हमें तब भी जो है पर आइटम 20 से 25% का प्रॉफिट मार्जिन हासिल हो रहा हो। तो देखें, किसी भी सप्लायर से प्रॉफिट मार्जिन पर निगोशिएट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। इसके लिए हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का सहारा लेना पड़ता है और हम एक वक्त में किसी एक सप्लायर के साथ कांटेक्ट में नहीं होते। हम एक वक्त में कई सप्लायर के साथ कांटेक्ट में होते हैं और वो सप्लायर्स जो हमें अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर अच्छे क्वालिटी के एमओक्यूज़ प्रोवाइड करने को तैयार होता है, तो हम उन 2-3 सप्लायर से
सैंपल्स मंगवा लेते हैं। साथ ही हम अपने कंपटीटर के भी जो है प्रोडक्ट को परचेज करके उसका सैंपल मंगवा लेते हैं। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तब हम उसके अपने कंपटीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम एक तरफ हमारे पास हमारे कंपटीटर का सैंपल मौजूद होता है, दूसरी तरफ हमारे सप्लायर के सैंपल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। हम इस लिहाज से तज्जिया कर पाते हैं कि कौन सा सप्लायर हमें एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे पा रहा है कि हम अपने कंपटीटर को ईज़िली जो है compete कर पाएँ। और अगर हमें क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो हम अपने कंपटीटर को बताकर अपनी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने 3 सप्लायर से सैंपल मंगवाए, हमने क्वालिटी एनालिसिस किया और हमने उनमें से किसी एक सप्लायर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है उसके साथ अपनी डील फिक्स की। ठीक है, अपना जो है फाइनल ऑर्डर जो है वहाँ पे उस सप्लायर के साथ प्लेस कर दिया। सप्लायर क्या काम करेगा? सप्लायर जो है इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। तो देखें, हमने अपना सप्लायर फाइनलाइज कर दिया, हमने उसके साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया, सप्लायर ने इमीडिएटली प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो इस दौरान हम क्या काम करेंगे? इस दौरान हम अपने ब्रांड की लोगो डिज़ाइनिंग पर काम करेंगे, अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी पर काम करेंगे और इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर काम करेंगे। और इसके अलावा जो है हम अपना इंडिविजुअल अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है लिस्टिंग क्रिएट कर सकें। तो देखें, सप्लायर्स जो होते हैं वो हमारी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन में तकरीबन 30 डेज़ ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सप्लायर हमारी इन्वेंट्री की प्रोडक्शन कर लेता है वो हमें इंडिकेशन देता है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, हम चाइना से ही एक इंस्पेक्शन टीम जैसे कि कीमा है उसको हायर करते हैं। वो टीम सप्लायर के प्रोडक्शन यूनिट में जाती है, हमारी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन करती है। जैसे ही वो ओके की इंडिकेशन देती है, हम क्या काम करते हैं, हम शिपमेंट प्लान जो है क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम जो है नेशन वाइड बार कोड या फिर JS1 से बार कोड जनरेट करते हैं और सप्लायर को दे देते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट्स पर जो है बार कोड भी जो है लगा सके। सप्लायर जो है जैसे ही इंस्पेक्शन टीम इंस्पेक्शन कंप्लीट करती है और ओके की इंडिकेशन देती है, सप्लायर हमारी प्रोडक्ट को जो है शिप कर देता है टुवर्ड्स अमेज़ॉन वेयरहाउस इफ़ वी आर यूजिंग DDP। ठीक है, अगर हम FOB कर रहे हैं तो फ्रेट फॉरवर्डर यूज़ होगा और वो हमारी जो है प्रोडक्ट को शिप कराएगा टुवर्ड्स अमेज़ॉन वेयरहाउस। तो देखें, अगर आप इन्वेंट्री को सी शिप कराते हैं तो तकरीबन इसमें 30 से 40 दिन लग जाते हैं और अगर आप अपनी इन्वेंट्री को एयर शिप करवाते हैं तकरीबन इसमें 7 से लेकर 14 दिन तक लग सकते हैं। हमने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लिया और फ़र्ज़ कर लिया कि हमने अपनी इन्वेंट्री को चाइना से US से अमेज़ॉन वेयरहाउस पर शिप कर दिया। तो इस दौरान हम क्या काम करेंगे? इस दौरान हम अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को जो है ढूंढेंगे जो कि ऑडियंस बायर टारगेट करती है टू सर्च आवर प्रोडक्ट। जब हमारी कीवर्ड रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी तो हम इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में प्लेस करेंगे। लिस्टिंग पे नामी तौर पर आपको इमेजेस नज़र आते हैं, टाइटल नज़र आता है प्रोडक्ट का, बुलेट पॉइंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नज़र आती है। ठीक है, बुलेट पॉइंट में हम प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहे होते हैं, उसकी केयर बता रहे होते हैं, उसका मटेरियल कंस्ट्रक्शन बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन तमाम कीवर्ड्स को क्या काम करेंगे जो हमने ढूंढे हैं, ठीक है, उसको हम अपनी लिस्टिंग में जो है प्लेस कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी लिस्टिंग अमेज़ॉन लाइव करेगा तो अमेज़ॉन का एल्गोरिदम हमारे उन कीवर्ड्स की बुनियाद पर जो कि हमने लिस्टिंग में
प्लेस किए थे उनके सर्च वॉल्यूम की बुनियाद पर हमारी लिस्टिंग को रैंक करेगा ताकि हमें सेल्स आना शुरू हो सकें। ठीक है, तो जब हम एक मर्तबा लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, उसके बाद हम अपने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर देंगे। आया हमने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में क्यों कन्वर्ट किया? इसका फ़ायदा ये है कि अमेज़ॉन आपसे मंथली एक फ़ीस चार्ज करता है। अमेज़ॉन यूएसए की बात कर रहा हूँ, ठीक है, $39.99 पर मंथ। हर मार्केट प्लेस में इसकी एक फ़ीस है। ठीक है, फ़ीस देने का मकसद क्या होगा? इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने का हमें क्या फ़ायदा होगा? उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम मोर देन 40 यूनिट्स पर मंथ जो है सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी इन्वेंट्री अमेज़ॉन वेयर हाउस में पहुंच जाएगी तो अमेज़ॉन की इंस्पेक्शन टीम इसको इंस्पेक्ट करेगी, हमारे कार्टन्स की क्वांटिटी को गिनेगी और इसके अलावा जो हमारी इन्वेंट्री है उसको जो है क्वांटिटी को मेजर करेगी और जैसे ही वो ओके का साइन देगी और साथ ही जो है हमारी इन्वेंट्री को लिस्टिंग को लाइव कर देगी, तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी। तो देखें हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी, हमारी लिस्टिंग लाइव हो चुकी, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमें फर्स्ट डे से ही सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम हमारी लिस्टिंग लाइव होती है तो हो सकता है हमारी लिस्टिंग 5th पेज पर मौजूद हो या फिर 10th पेज पर मौजूद हो। और कस्टमर बिहेवियर क्या कहता है? कस्टमर बिहेवियर ये कहता है कि कस्टमर ज़्यादातर फर्स्ट पेज से ही प्रोडक्ट को परचेज़ करके चले जाते हैं। ठीक है, और हम अकेले तो नहीं हैं जो कि उसी प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड्स उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ नेम के साथ जो है सेल कर रहे हैं। तो अगर हमारी लिस्टिंग 10वें पेज पर या 5वें पेज पर है तो अब हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम उसको रैंक करवा कर किसी तरीके से फर्स्ट पेज पर ले आएं। उसके लिए हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजी जो अपनाते हैं उसमें हमारे पास है एक्सटर्नल ट्रैफ़िक। एक्सटर्नल ट्रैफ़िक के थ्रू जो है हम सेल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, और जिससे हमें रिव्यूज़ आते हैं और रिव्यूज़ से हमारी रैंकिंग बढ़ती है। इसके अलावा हम गिव अवेज़ करते हैं और इसके अलावा हम सर्च एंड बाय ऑर्डर की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके हम अपनी लिस्टिंग की रैंकिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अमेज़ॉन भी हमारे इसमें हेल्प करता है कि जब हमारी लिस्टिंग लॉन्च होती है, लाइव होती है, अमेज़ॉन हमारी लिस्टिंग को हनीमून पीरियड में ले जाता है। जब इस पर सेल्स आना शुरू होती है तो अमेज़ॉन ख़ुद भी जो है इसको हमारी लिस्टिंग को जो है रैंक करने में मदद देता है। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है कि हमने अपनी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पे लेके आना है, वहाँ पर कस्टमर आए, जहाँ पर उसको और प्रोडक्ट्स नज़र आएँ, उसको हमारी प्रोडक्ट भी नज़र आए। अगर उसको हमारे प्रोडक्ट की लिस्टिंग पसंद आती है, उसके फ़ीचर्स पसंद आते हैं हमारी प्रोडक्ट के, तो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करके चला जाए। तो देखें, इसमें हम एक एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक में क्या होता है कि हम अमेज़ॉन को पर क्लिक पे कर रहे होते हैं थ्रू अ बिडिंग स्ट्रेटजी कि वो हमारे कुछ ख़ास कीवर्ड्स को रैंक करें और रैंक करने के बाद स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स में शो करना शुरू कर दे। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब अमेज़ॉन का कस्टमर फर्स्ट पेज पे आता है तो उसको स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स भी जो है टॉप पर नज़र आ रही होती हैं। तो जहाँ पर उसको दूसरी प्रोडक्ट नज़र आ रही होती हैं स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, उनको हमारी जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड भी नज़र आ रही होती है। तो अगर उसको हमारी लिस्टिंग पसंद आई है, हमारी प्रोडक्ट के फ़ीचर्स इमेजेस अच्छे लगे हैं, तो पॉसिबल चांस ये है कि वो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ करके चला जाएगा। और पीपीसी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हमें किसी सूरत में भी बंद नहीं करना। जितना अरसा हम बिज़नेस कर रहे हैं उतना अरसा जो है हमें पीपीसी कैंपेन रन करना पड़ती है, चूँकि पीपीसी कैंपेन से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्स आ रही होती हैं और ये बहुत ही एक वास्ट फील्ड है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल में मेजर कौन कौन सी जो है कॉस्ट इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? जो हमारी
इन्वेंट्री की सोर्सिंग प्राइस थी, उसमें इंस्पेक्शन भी आ गई थी, उसमें शिपमेंट भी आ गई थी। यूएस से वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट आई, उसे हम कहेंगे लैंडिंग कॉस्ट। ठीक है, हमने पेटेंट चेक करवाया, उसकी एक कॉस्ट होगी। हमने सैंपल चेक किए, ठीक है, कंपेटिटर किया, सैंपल मंगवाया, हमने सप्लायर्स से सैंपल लिए, उसकी एक कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की एक कॉस्ट होगी, लोगो डिज़ाइनिंग की कॉस्ट होगी, फ़ोटोग्राफी की कॉस्ट होगी, अकाउंट क्रिएशन की कॉस्ट होगी, कंपनी क्रिएशन की कॉस्ट होगी। इसके अलावा प्रेप सेंटर की कॉस्ट भी इसमें जो है हो सकती है। हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, उस पर पीपीसी कैंपेन्स रन करवानी है, उसकी एक कॉस्ट होगी। हमने अपने आप को, अपने ब्रांड को अमेज़ॉन के ब्रांड रजिस्ट्री प्रोग्राम में इनरोल करवाना है, उसकी भी एक कॉस्ट होगी। तो ये मुख्तलिफ़ कॉस्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि इसमें कौन कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है। देखिए, हर मार्केट प्लेस का कंपटीशन लेवल और है, ठीक है ना। यूएसए में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए, compete करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है, तकरीबन 18,000 से लेकर 20,000 यूएस डॉलर। जबकि अगर हमने यूके में जाना है, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन कदरे कम है, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो इन्वेस्टमेंट दरकार है वो तकरीबन हमें 12 से 15,000 जो है यूएस डॉलर दरकार है। फिर हम आते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे ममालिक। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें अमेज़ॉन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, अभी कंपटीशन लो है, ठीक है। अगर कंपटीशन लो है तो सारी बात है हमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम मिल रहा होगा, सेल्स भी कम आ रही होंगी। यहाँ पर जो है हमें प्राइवेट लेबल, कन्वेंशनल प्राइवेट लेबल मॉडल को लॉन्च करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट दरकार होगी वो तकरीबन 6 से 8 हज़ार यूएस डॉलर दरकार होंगे। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।